हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। हम हाजिर हैं लेकर आज की क्लास में एनसीईआरटी क्लास 8 भूगोल की सीरीज को। तो आज से हम भूगोल की सीरीज भी इस चैनल पर शुरू करना चाह रहे हैं। अगर आप हमारी इस क्लास के साथ जुड़कर अपनी कक्षा 8 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारी इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की इस क्लास की हमारी पहली क्लास है, तो इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो है संसाधन। यानी कि आज की क्लास में हम रिसोर्स जो चैप्टर फर्स्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसमें भी आज की क्लास में हम पार्ट 1 यानी इस पार्ट को हमने कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उसका पहला पार्ट आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को। बेसिकली हमें देखना है आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस अध्याय में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम रिसोर्स संसाधन क्या होते हैं उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। फिर उन संसाधनों की जो उपयोगिता है, क्यों हमें उनकी ज़्यादा उपयोगिता होती है, उनकी क्या प्रयोज्यता होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर कोई भी संसाधन का मूल्य क्या होता है, कोई भी संसाधन मूल्यवान कैसे बन जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा पॉइंट इसी में देखेंगे हम पेटेंट क्या होता है, और देखेंगे आगे इसमें चैप्टर में समय एंड प्रौद्योगिकी, यानी कि संसाधन में प्रौद्योगिकी और समय की क्या विशेषता होती है। और आगे पॉइंट नंबर 3 पर देखेंगे हम संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि संसाधनों को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। इसमें देखेंगे हम प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों के जितने भी टाइप्स होते हैं उनको हम देखेंगे, जैसे वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, इन सभी को देखेंगे। और देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, वितरण के आधार पर जो संसाधन होते हैं, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। और विस्तृत रूप से हम संसाधनों को वोडली यानी लार्ज रूप में संसाधनों को और बांटते हैं, जैसे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। तो हम नवीकरणीय और नवीकरणीय आधार पर भी संसाधनों को जानेंगे कि किस प्रकार से इनको बांटा गया है। और देखते हैं और क्या पढ़ना है इसमें। और हमें पढ़ना है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन में भी हमें मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। आगे फिर हम पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का बचाव कैसे करें। आगे पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में भी जानेंगे कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किस तरह से हम अपना विकास कर सकते हैं। आगे देखेंगे सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे कि सतत पोषणीय विकास कैसे कैसे हम कर सकते हैं। और लास्ट में इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जगह जगह दे रखे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम इस पार्ट में जो एक्सरसाइज दे रखी है उसके क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। और अंत में हम हर विषय में जो करते हैं, लास्ट में उस पार्ट का निचोड़ हम एमसीक्यू के रूप में, जो मोस्टली इम्पोर्टेंट होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आज के समय में हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जरिए नौकरी पाना चाहता है, तो वही हमने किया है। क्यों ना हम शुरू से बच्चों को इस तरह की शिक्षा दें जिससे कि वो आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करता चले। हम लास्ट में हर पार्ट में एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू श्रृंखला रखते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चन के बाद हम ये भी जज कर पाएंगे कि आप कितना सीख पा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं क्या क्या है आज की क्लास में। बेसिकली हम पढ़ना क्या है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संसाधन, उपयोगिता या प्रयोज्यता क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, पेटेंट, और समय एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आज की क्लास में हमें जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को। तो रिसोर्स संसाधन क्या होते हैं? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है, यानी कि जितनी भी वस्तु हैं हमारी आवश्यकता को पूरा करती हैं उन्हें हम संसाधन कह सकते हैं। हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो वस्तु हमारे लिए संसाधन कहलाती है। अब आप करिए क्या, अपने चारों तरफ देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप विभिन्न प्रकार के संसाधन देख पाएंगे। जैसे पानी पीने के लिए जो हम यूज करते हैं, पानी, पंखा चलाने के लिए जो विद्युत यूज करते हैं, अपने घर से स्कूल जाने के लिए, बाजार जाने के लिए जो साइकिल हम यूज करते हैं, रिक्शा जो हम यूज करते हैं, वो सब क्या हैं? संसाधन है। जैसे पढ़ने के लिए पुस्तक, बैठने के लिए कुर्सी मेज का जो प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं
वो क्या हैं? सबके संसाधन हैं, सबके सब संसाधन हैं। यहाँ तक कि हम सुबह सुबह उठकर जो नाश्ता तैयार होता है हमारे घर में उसको हम खाते हैं। सब्जियाँ हमारे घर में जो ताज़ा सब्जियाँ आती हैं वो सब के सब क्या हैं? संसाधन ही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने फ़ोटो में लगाया है, मेज़ कुर्सी, किताबें, सब्जियाँ, घर, बिजली, सड़क, साइकिल्स, ये सब के सब क्या हैं? इनकी हमें ज़रूरत है ना, इसीलिए ये सब के सब क्या हैं? संसाधन हैं। हमारे लिए हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं इनकी हर रोज़ आवश्यकता होती है। ये हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं तो ये हमारे लिए संसाधन बन जाते हैं। आगे देखते हैं, अब इन संसाधनों की हमें उपयोगिता या प्रायोजिकता क्यों होती है? जैसे हमने देखा जल, विद्युत, रिक्शा, मेज, कुर्सी, पुस्तक, इन सब में एक जैसा क्या है? एक जैसा है कि इन सभी का हम अपने जीवन में या अपने द्वारा क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इनकी कहीं ना कहीं हमें उपयोग है, इसीलिए ये हमें सभी जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। अगर इनकी हमें उपयोगिता ना हो तो ये हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरी नहीं है तो ये उपयोग ही नहीं होंगे। किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता उससे प्रायोजिकता उसे संसाधन बनाती है। किसी भी पदार्थ की उपयोगिता या प्रायोजिकता उसे संसाधन बनाती है, यानी जो वस्तु की जितनी ज़्यादा उपयोगिता होगी वो वस्तु उतनी ज़्यादा अच्छी संसाधन होगी। अब वहाँ पर देख सकते हैं पानी कि हमें क्या नहाने धोने के लिए ज़रूरत पड़ती है। साइकिल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रयोग करते हैं। किताब को पढ़ने के लिए, कुर्सी को बैठने के लिए, पंखा से हम गर्मी से राहत लेने के लिए क्या होती है? हमें ज़रूरत होती है। भोजन को खाने की हमें ज़रूरत होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सभी के सभी क्या हैं? ये संसाधन हैं। इनका कहीं ना कहीं हम उपयोग करते हैं। जब उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो जाते हैं, इसलिए संसाधनों की उपयोगिता होती है। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यवान, यानी कि कोई संसाधन मूल्यवान कैसे बन जाता है? कोई वस्तु मूल्यवान कैसे बन जाती है? तो हमें यही बात को जानना है कि कोई वस्तु संसाधन में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। तो कोई भी वस्तु संसाधन उस समय बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। यानी कोई पदार्थ हमारे पास है, जब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो वो संसाधन नहीं बन पाएगी। और वस्तुओं का प्रयोग और उपयोगिता उन्हें एक मूल्य प्रदान कर देता है। जो वस्तु जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी उतनी ज़्यादा लोगों की उसकी आवश्यकता होगी। अब ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी तो क्या होगा? उस वस्तु का एक मूल्य आ जाएगा, एक मूल्य प्रदान करेगी वो वस्तु। अब उस वस्तु को खरीदने के लिए सब लोग पैसा देंगे, यानी कि उस वस्तु का अब एक आर्थिक मूल्य होगा। तो सभी संसाधनों का क्या होता है? एक आर्थिक मूल्य होता है। जो वस्तु की जितनी ज़्यादा उपयोगिता होती है उस वस्तु का आर्थिक मूल्य होता है। आर्थिक मूल्य का अर्थ होता है संसाधनों के आर्थिक मूल्य से, यानी कि जो मूल्य का अर्थ जो होता है वो संसाधनों के मूल्य से होता है। आर्थिक मूल्य से कोई संसाधन कितना महंगा कितना सस्ता है। महंगा सस्ता उसकी उपयोगिता के आधार पर हो सकता है। कोई संसाधन ज़्यादा महंगा इसीलिए होगा क्योंकि उसकी उपयोगिता कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। अगर कोई संसाधन सस्ता है तो उसकी उपयोगिता क्या है? कम है, इसीलिए वो सस्ता है। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, आपने देखा होगा सोना, चांदी, लोहा, पीतल, एल्युमिनियम, इनका क्या होता है? एक मूल्य होता है, इनकी एक वैल्यू होती है। जबकि एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे आप कहीं घूमने गए, आपने देखा वाव कितना आलीशान जगह है, उसका कोई मूल्य दिया? आपने उसका कोई पैसा चुकाया? नहीं ना। अब इस वाले फिगर को देखिए, आप देखने के बाद कहेंगे वाह क्या आलीशान जगह है। तो ये एक मनोरम दृश्य है, इसका हमें कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ता। यानी ये भी संसाधन है लेकिन इसका हमें कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ रहा। लेकिन धातु, सोना, चांदी, लोहा, ये सभी का क्या है? एक आर्थिक मूल्य है। जब इनको बेचा खरीदा जाता है तो इनका मूल्य पे किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कोई वस्तु किस तरह से मूल्यवान बन जाती है और कोई उसी वस्तु की वैल्यू किस प्रकार से होती है। यानी कि हम कह सकते हैं जो वस्तु जितनी ज़्यादा उपयोगी होती है वो उतनी ही ज़्यादा मूल्यवान होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं हम पेटेंट।
पेटेंट क्या होता है? कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। क्या? कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, यानी आज के समय में जिन संसाधनों का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाएं। जैसे यहाँ देखिए, हमारी दादी जो हमें कहानी सुनाती है, सॉरी यहाँ पर दादी रह गया है, हमारी दादी जो हमें कहानी सुनाती हैं उनका कोई आर्थिक मूल्य होता है? नहीं। दादी ने कहानी सुनाई, हम एकदम प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, क्योंकि कहानी सुनना हमारी आवश्यकता है, उससे हमें खुशी और आनंद मिलता है, लेकिन उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। हमारे घर में जो आज भी घरेलू नुस्खे होते हैं उनका कोई आर्थिक मूल्य है? नहीं है। कहीं चोट लग जाए तो हल्दी वाला दूध पिला दो, कहीं फोड़े फुंसी निकल आए तो नीम की पत्ती को लगा देते हैं, इनका कोई आर्थिक मूल्य है? नहीं है। लेकिन इन सभी को पेटेंट करने के बाद अगर हम बाजार में बेचें तो इनका आर्थिक मूल्य हो जाएगा। यानी कि हम ये कहें, हमारी दादी हमें कहानी सुनाती हैं तो उन सभी कहानियों को हम क्या कर लें, एक बुक बना लें, उसमें उन सभी कहानियों को जो हमारी दादी जानती हैं उनको लिख लें और उनकी बुक बनाकर पब्लिश कर दें, और उस किताब का एकाधिकार हम अपने पास रखें कि जितनी भी कहानियाँ हैं वो हमने बनाई हैं, और इनको कोई कॉपी कर देगा तो वो अधिकार उसके पास नहीं है, यानी कि हमारे पास ही है, एकाधिकार है। जितनी भी ये किताब बिकेगी उसका सारा का सारा फंड हमें मिलेगा। यानी समय के साथ हमने उन कहानियों को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, यानी हमने उनमें कहानियों को एक बुक के रूप में तैयार कर लिया। अब वो जब भी बाज़ार में जाएंगे कोई भी पढ़ेगा तो उनका मूल्य चुकाएगा, तो हो गई ना समय के साथ उसका मूल्यवान वो वस्तु। इसी तरह से हमारे घर में बहुत सारे घरेलू नुस्खे चलते थे, नीम की पत्तियाँ कूटी और दवा के रूप में दे दी लोगों को, कई दूध दिया हल्दी वाला, चोट लग गई तो ठीक हो गए, लेकिन उनका कोई मूल्य तो नहीं। लेकिन अगर उन्हीं दवाओं को हम क्या करें, छोटी छोटी गोलियों के रूप में बनाएं और बाज़ार में ले जाकर मेडिकल पर बेचें, तो क्या हो जाएगा, उनका मूल्य। यानी जब तक कोई वस्तु को पेटेंट करके बाज़ार में बेचते नहीं तब तक उनका कोई खास ज़्यादा मूल्य नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारे वैद्य ऋषि हमारे यहाँ पर आज भी दवा देते हैं और बहुत सारे लोग ठीक होते हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनकी जो पदार्थ हैं, उनकी जो संसाधन हैं, उनसे लोग ठीक तो होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि समय के साथ उन्होंने अपने आप को बदला नहीं। आप इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बाबा रामदेव को देख सकते हैं। बाबा रामदेव भी अगर बहुत सारी जड़ी बूटियों की दवा बनाते हैं, अगर वो भी अपनी दवाओं को सिर्फ और सिर्फ सादा रूप में ही लोगों को देते कि अगर किसी को बुखार आ गया तो लो ये जड़ी बूटी खा लो, तो सही होते लोग। लेकिन इतना करेगा कौन, कि जड़ी बूटी ले जाएगा, पीटेगा, कूटेगा, उसे बनाएगा कौन। उन्होंने कहा कि हम क्यों ना इन सभी को अपने यहाँ ही तैयार करके बिल्कुल फुल टैबलेट के रूप में, गोलियों के रूप में, कैप्सूल के रूप में हम लोगों को मेडिकल पर उपलब्ध कराएं। जब उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया तो इससे अब जो उनकी वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। यानी अब वो दवाएं काफ़ी ज़्यादा, जो घरेलू नुस्खे वाली दवाएं थीं, जब उनको हमने एक बाजारिक रूप दे दिया तो वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो गईं, और उनका पेटेंट यानी एकाधिकार उसको बनाने वाले के पास होता है। अब उनसे जितना भी रेवेन्यू, जितना भी धन आएगा मेडिकल पर बेचेंगे तो उन सब का जो पैसा है उस बनाने वाले को मिलेगा। तो इस तरह से कोई भी वस्तु जो संसाधन है, मूल्यवान है, उसका एकाधिकार अपने पास रखना पेटेंट कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम समय और प्रौद्योगिकी क्या होता है। किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तन करने के दो महत्वपूर्ण कारक हैं, समय और प्रौद्योगिकी। यानी समय और टेक्नोलॉजी के साथ, टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी वस्तु संसाधन में कन्वर्ट होती चली जाती है। लोग स्वयं में सबसे बड़े संसाधन हैं, क्योंकि वे अपने ज्ञान, विचार, आविष्कार और खोजों से अधिक वस्तुओं को संसाधन में बदल देते हैं। लोग अपने आप में एक संसाधन हैं, लोगों के पास अपना ज्ञान है और उस ज्ञान को प्रयोग कर करके वो नए नए आविष्कार करते हैं।
नए नए संसाधन बना लेते हैं और नए नए आविष्कार, दूसरे नए नए आविष्कारों की खोज करते हैं। प्रत्येक खोज और आविष्कार एक नए खोज और आविष्कार को जन्म देते हैं। जैसे मान लीजिए पहले क्या था, पहले लोगों ने आग की खोज की। मानव ने अपने बुद्धि और दिमाग से क्या किया, आग की खोज की। हम पढ़ते हैं ना, मानव ने 2 पत्थरों को आपस में टकराया और आग जल गई, यानी तो वहाँ से उसने सोचा कि यहाँ से आग जल सकती है। तो पहले वो आग जलाना सीखा, लेकिन वो खाना पकाना नहीं जानता था। जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, उसने सोचा कि इस आग से खाना पक सकता है। अब वो खाना को भूनकर खाने लगा। तो हुई ना एक खोज से दूसरी चीज़ की खोज। पहले वो आग जलाना सीखा, एक उसने आविष्कार किया, लेकिन उसी के साथ एक दूसरी खोज हुई कि आग से खाना भी पका सकते हैं। इसी तरह सबसे पहले पहिया बनाया, पहिए की खोज हुई, और फिर देखा इस पहिए से तो हम गाड़ी भी बना सकते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने गाड़ी बनाना सीख लिया। आज से 200 वर्ष पहले तेज गति से चलती हवाएं हमारे लिए किसी प्रकार का संसाधन नहीं थी, हमारे लिए वो किसी काम की नहीं थी। लेकिन आज हम उन्हीं तेज हवाओं से क्या कर रहे हैं, विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, पवन चक्कियाँ चला रहे हैं। इसी तरह से नदियों में बहता तेज पानी हमारे लिए आज से बहुत साल पहले किसी काम का नहीं था, लेकिन आज हम पानी के जरिए कर क्या रहे हैं, टरबाइनों को चला रहे हैं और उनसे विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। तो समय के साथ साथ हमारे पास जो ज्ञान आता चला जाता है, उसके कारण जो वास्तविक संसाधन नहीं है उनको हम संसाधन में परिवर्तन कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आज का प्रश्न है आपके लिए इस क्लास का कि संसाधन किसे कहते हैं। अपनी कक्षा में प्रयोग होने वाले 5 संसाधनों के नाम लिखकर आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। हम कमेंट बॉक्स में आपके इन आंसरों का इंतज़ार करेंगे। सो आप इसी तरह के नवीनतम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल एप्पल क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी होगी।